हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, इस सीरीज में हम फोकस करते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 पर। एग्जामिनेशन आपका बहुत नज़दीक है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, फॉर्म फिल हो रहा है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो लास्ट मिनट का वेट मत करिए, फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप करते समय सब्जेक्ट का, नेम का खासा ध्यान रखिएगा ताकि बाद में चल के आपको फिर परेशानी ना आए। 26 नवंबर का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपके वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पुश करता है जिनको जरूरत है इन वीडियोस की, वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन सेशंस को। ऑलरेडी बहुत सारे हमारे सेशंस हो चुके हैं, लगभग 78 सेशंस हो चुके हैं जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो एक एक करके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द प्लेलिस्ट। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एक अच्छा मिक्स यूज करते हैं हम। किसी दिन हम टफ क्वेश्चंस का मिक्स ले आते हैं, किसी दिन मॉडरेट का और किसी दिन इजी का। तो अगर बाय द वे आप इजी क्वेश्चन वाले स्लॉट में ज्वाइन कर चुके हो, यानी उस दिन आपने जो है इसको सॉल्व किया, तो ये मत समझिएगा कि उसी लेवल के क्वेश्चंस सिर्फ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जैसा कि एनटीए आपसे पूछता है एग्जामिनेशन में। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज 26 नवंबर का ये सेशन। पहला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च विच सैम्पलिंग मेथड एंश्योर्स ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ये याद रखिएगा, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सैम्पलिंग के बारे में क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन से सैम्पलिंग में सभी को परस्पर बराबर मौका मिलता है, चुने जाने का समान अवसर मिलता है। कौन सा नमूना विधि होगा ये? पहला है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या स्तरीकृत नमूना, दूसरा है पर्पजिव सैम्पलिंग या उद्देश्यपूर्ण नमूना, तीसरा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या साधारण यादृच्छिक नमूना, और चौथा ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग या समूह नमूना। आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, नीचे जाना है कमेंट सेक्शन में और मेंशन कर देना है कि आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए, इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ताकि बाद में मैं क्या करता हूं, इन आपके लिखे गए ऑप्शंस को देखता हूं, ये भी देखता हूं कि कितने लोगों ने जवाब दिया, और आप भी एंगेज रहते हैं तो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो एग्जामिनेशन में जब आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका एक एक डिस्कशन जो है चालू करते हैं। सबसे पहला अगर हमारे पास ऑप्शन देखें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइड कर देता है स्ट्रेटा में। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा मतलब अलग अलग ग्रुप्स में। और ये ग्रुप्स कैसे बनते हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम कहते हैं कि अलग अलग विशेषताओं के आधार पर कुछ ग्रुप्स हम बना लेते हैं और उन ग्रुप्स में हम लोगों को डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप हो जाएगा एज का, एक हो जाएगा जेंडर का, है ना। तो एक ग्रुप जैसे एज, अब एज में हमने रख दिया कि 6 से 10 साल, हाँ, 11 से 15 साल, 16 से 20 साल, ऐसा हमने रख दिया। और जेंडर में मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर अगर कोई होगा तो हो। तो ये जो है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, यानी हम यहाँ पे स्ट्रेटा बना लेते हैं और इस स्ट्रेटा में अलग अलग लोगों का फिर हम वहाँ पर सैम्पलिंग लेते हैं। तो उसमें इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड जो कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए इफेक्टिव तो होता है सब ग्रुप रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन इक्वल चांस जो है ना, सभी इंडिविजुअल को एक बराबर नहीं मिलता है वहाँ पर। तो इसलिए ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। पर्पजिव सैम्पलिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, एक पर्पज ड्रिवन होता है, ये उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी ये रिसर्चर के जजमेंट पर डिपेंड करता है कि कौन से पार्टिसिपेंट को वो सिलेक्ट करेंगे, और इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाता है और बायस आ जाता है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं रिसर्चर के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, तो सबको बराबर मौका नहीं मिलता है, ये भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होता है ना, ये गारंटी करता है कि हर एक मेंबर ऑफ पॉपुलेशन को इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड है, मतलब सबको बराबर मौका मिलेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम मतलब ये रैंडमली रैंडमली सैम्पलिंग हो जाता है यहाँ पर। तो जिससे क्या होता है, बायस कम हो जाता है, बायस जो है बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, और फेयर रिप्रेजेंटेशन यानी सबको जो है बराबर मौका मिलता है। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और रैंडमनेस को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और क्लस्टर सैम्पलिंग, अगेन इसमें क्लस्टर या ग्रुप हम यहाँ पर बनाते हैं और फिर हम उसमें रैंडमली सिलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को, यानी कि कहीं ना कहीं ये इक्वल चांस को गारंटी नहीं करता है हर एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम क्लस्टर पहले बना रहे हैं। तो इसलिए ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
दूसरा प्रश्न, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बताइए शिक्षण का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल देता है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन या प्रोत्साहन का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या क्रियात्मकता का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट या समायोजन का सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी या व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और पूछ रहा है कि बताइए टीचिंग का कौन सा प्रिंसिपल है वो जोर डालता है इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, मेंशन कर देना है आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। और फिर मैं स्टार्ट करता हूं एक एक ऑप्शन डिस्कस करना। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, तो ये फोकस करता है स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने पे। आप अगर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना चाहते हैं ताकि वो लोग जो है आपसे कुछ सीखें, आपसे मोटिवेटेड हों, है ना, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी पे काम करना चाहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस नहीं करते हैं, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, तो देखिए ये जोर डालता है लर्निंग थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर सक्रिय होकर सक्रिय भागीदारी से अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी होता है, जहाँ पर हम एंगेजमेंट पे फोकस करते हैं, जहाँ सभी लर्नर्स को बेनिफिट होता है, लेकिन इंडिविजुअल यूनिकनेस के ऊपर कोई ऐसा खासा इसका टारगेट नहीं होता है ना प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, देखिए ये फोकस करता है टीचिंग को अडाप्ट करना लर्नर के इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, लेकिन डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता है यूनिक ट्रेट्स को, है ना। ये कहीं ना कहीं अगर हम पार्शली देखें तो करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ये क्या करता है, ये जोर डालता है कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें और एड्रेस करें, है ना, यानी रिकॉग्निशन एंड एड्रेसिंग किस चीज को, यूनिक एबिलिटीज को, यूनिक एबिलिटीज, नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स, यानी सभी स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल को, नीड्स को अगर हम यहाँ पर एड्रेस करें, और ये अप्रोच जो है ये ज़्यादा पर्सनलाइज टीचिंग स्ट्रैटेजीज पे फोकस करता है कि ताकि हर एक लर्नर जो है अपना फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाए। तो इंडिविजुअलिटी का ध्यान रखता है, व्यक्तिगतता, हर एक इंडिविजुअल के कुछ अपने स्ट्रेंथ होते हैं, कुछ अपने वीक पॉइंट्स होते हैं जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। और अगर हमको ये पता चल जाए एज एन एजुकेटर, तो फिर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए इसका सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन रेफर टू। बताइए संचार में समांतिक बाधा इसका क्या अर्थ है। पहला है पुअर लिसनिंग स्किल्स यानी कमजोर सुनने का कौशल। दूसरा है कल्चरल डिफरेंसेस यानी सांस्कृतिक भिन्नताएं। तीसरा ऑप्शन है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स यानी शब्दों या प्रतीकों का गलत व्याख्या। और चौथा ऑप्शन है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज या तकनीकी ज्ञान की कमी। बताइए इनमें से कौन सा टर्म सिमेंटिक बैरियर के नाम से जाना जाता है कम्युनिकेशन में। देखिए अगर हम सिमेंटिक बैरियर को हम समझें तो सिमेंटिक बैरियर होता क्या है। सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा, सिमेंटिक बैरियर तब होता है जब कोई सेंडर जो है वो रिसीवर को मैसेज भेजते हैं, है ना, और उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है, यानी गलत तरीके से व्याख्या या समझ लिया जाता है ना। तो अगर मैंने आपको कोई मैसेज भेजा और आपने उसको गलत समझ लिया तो वो कैसे होगा, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे फ्रेज और या फिर कोई ऐसे सेंटेंसेस यूज किए हों, कोई ऐसे सिंबल्स यूज कर लिए हों जो कि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है और इससे अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आया है। कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई मैंने टेक्निकल जार्गन यूज़ कर लिया, मान लीजिए आपको टेक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तकनीकों के टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है ज़्यादा, और मैंने कोई आपसे टेक्नोलॉजिकल टर्म यूज़ कर लिया या एम्बिगस टर्म, ऐसा टर्म जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ऐसा यूज़ कर लिया है, तो वो कन्फ्यूज़ कर देगा मैसेज को, है ना। तो इसलिए ये सिमेंटिक बैरियर मतलब कहीं ना कहीं आपके मीनिंग से रिलेटेड होता है, अर्थ से, मीनिंग मेकिंग से रिलेटेड होता है। मैंने कुछ और कहा, समझ आपने कुछ और लिया। तो पुअर लिसनिंग स्किल जो है ये एक फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल बैरियर कह सकते हैं, लेकिन सिमेंटिक नहीं होगा, ये नहीं होगा। कल्चरल डिफरेंस जो है ये सोशियो कल्चरल बैरियर है, सिमेंटिक नहीं होगा ये भी, यानी ये सामाजिक और सांस्कृतिक बाधा के तौर पे काम करता है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। कुछ क्वेश्चंस के लिए अगर मैं भूल जाता हूं कि नीचे कमेंट सेक्शन में आप दीजिए आंसर, फिर भी आपको देना होगा,
है ना। और लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, तो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज जो होता है ना, ये अंडरस्टैंडिंग को हिंडर कर सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स और वर्ड्स जो है ये कहीं ना कहीं कर सकता है। लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स। सिमेंटिक बैरियर होता है जब सेंडर रिसीवर को कोई भी चीज़ भेज रहे हैं और वो मिस इंटरप्रेट कर लिया जाए, है ना। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैंकिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। भारत में कौन सा संगठन उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है NAAC यानी नैक, दूसरा ऑप्शन है NIRF, तीसरा ऑप्शन है UGC और चौथा ऑप्शन है AICTE। तो बताइए इन चारों में से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंक करने के लिए। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आसान प्रश्न आपके लिए होना चाहिए ये। अगर मैं नैक के बारे में बात करूं, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो होता है, एकेडमिक एक्रेडिटेशन काउंसिल जो होता है, ये इंस्टीट्यूशंस के एक्रेडिटेशन, है ना, मान्यता वाले क्षेत्र में काम करता है, रैंकिंग वाले क्षेत्र में नहीं। ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा। अब इसके बाद देखें NIRF, तो रैंकिंग आपने सुना होगा, NIRF का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के नाम से ये जाना जाता है। ये रैंक करता है उच्च शिक्षा संस्थानों को जो भारत में है, अलग अलग पैरामीटर्स पर रैंक करता है, जैसे टीचिंग वहाँ कैसा हो रहा है, रिसर्च का क्या हाल है वहाँ, एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है, यानी वहाँ से पढ़ने के बाद से नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सभी जो है अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एक बेंचमार्क देता है कि हम गुणवत्ता को मूल्यांकन उसका कर पाएँ और कैसे उसका सुधार कर पाएँ इसके लिए। तो NIRF रैंकिंग होता है ना। UGC के बारे में अगर बात करें, ये रेगुलेट करता है और फंड करता है यूनिवर्सिटीज़ को, डायरेक्टली जो है रैंकिंग कंडक्ट नहीं करता है। और AICTE के बारे में बात करें तो ये टेक्निकल एजुकेशन को ओवरसी करता है, लेकिन रैंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ, और हम आधे वीडियो तक पहुंच चुके हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो डेली जुड़िए, 12:15 का ये सेशन होता है। साथ ही साथ अगर हमारा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 9015958713 ये नंबर है, और इस पर आप कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ये है नंबर आपका, यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, और यहाँ से एडमिशन लेके और आप हमसे डायरेक्टली क्रैश कोर्स में ज्वाइन करके और अपने चांसेस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, द टर्म IPv4 इन ICT रेफर्स टू। बताइए ICT में IPv4 शब्द का क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है अ वर्जन ऑफ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल विद 32 बिट एड्रेस स्कीम, यानी 32 बिट पते की योजना के साथ एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का संस्करण। दूसरा ऑप्शन है अ वर्जन ऑफ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल विद 64 बिट एड्रेस स्कीम। तीसरा ऑप्शन है नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल, या चौथा ऑप्शन है सिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। IPv4 के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की 32 बिट एड्रेस स्कीम की, तो IPv4 जो है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐसा वर्जन होता है उसका जो कि 32 बिट एड्रेस स्कीम पे काम करता है। इससे अप्रॉक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस पे जो है आपको अलाउ करता है ये कि 34.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस पे आप काम कर पाओ। यानी इसमें 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस होता है और ये 32 बिट पे काम करता है IPv4, और इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर हम बात करें 64 बिट एड्रेस की, तो 64 बिट एड्रेस स्कीम जो होता है ना, ये IPv6 में होता है, याद रखिएगा IPv6 ये ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो वो IPv6 ही है, यही नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि IPv4 जो है ये पुराना हो चुका है, ओल्डर जनरेशन या ओल्डर प्रोटोकॉल है। सिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो IPv4 लैक करता है जो बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स हैं। मॉडर्न प्रोटोकॉल जैसे HTTPS है उसमें बिल्ट इन सिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। विच नेचुरल डिजास्टर इज मेजर्ड यूजिंग द रिक्टर स्केल। बताइए किस प्राकृतिक आपदा को रिक्टर पैमाने का उपयोग करके मापा जाता है। पहला है भूकंप या अर्थक्वेक, दूसरा है सुनामी, तीसरा है चक्रवात या साइक्लोन, और चौथा है ज्वालामुखी या वोल्केनो। बताइए इन चारों में से कौन सा रिक्टर पैमाने पे या रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन उसका मेंशन कर दीजिए, और फिर मैं डिस्कस करता हूं आपसे एक एक ऑप्शन। तो देखिए
अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रश्न की, नेचुरल डिजास्टर के बारे में ये प्रश्न है कि कौन सा नेचुरल डिजास्टर जो है रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है ना। तो रिक्टर पैमाने पे मापने के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक हो जाएगा इसका सही उत्तर है, यानी भूकंप, है ना। तो भूकंप क्या होता है? भूकंप जो है जब हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जो कि अर्थ के ऐसे सरफेस के नीचे होते हैं और वो आपस में जब टकराते हैं तो भूकंप आता है। और ये भूकंप को नापने के लिए एक पैमाना, एक स्केल बनाया गया है जिसे हम कहते हैं रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल, और इसी स्केल पे मापा जाता है अर्थक्वेक को, है ना। तो बाकी सब साइक्लोन और सुनामी, इन सबको मापने का कोई ऐसा पैमाना नहीं होता है। वो तो मान लीजिए साइक्लोन है तो हवा की स्पीड माप ली जाएगी, है ना, या फिर सैटेलाइट से जो है हम देख सकते हैं कि किस तरफ वो मूव कर रहा है। और लेकिन अगर भूकंप है तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आपने सुना होगा ना कि भूकंप जो है 8 की तीव्रता से भूकंप आया है, 7.6 की तीव्रता से आया है, ऐसा जो है आपने सुना होगा। तो वो क्या है? वो यही है आपका जो रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल पे ही उसको मापा जाता है और उसी में ये पॉइंट बेस्ड बताया जाता है। ओके, तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया हो और इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये प्रश्न जो है आपके पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से था। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न जो है ये कहीं न कहीं हमारे पिछले दिन के भी जो मैंने पढ़ाया था उससे भी रिलेटेड है। तो अगर आप सेशंस को अच्छे से देखते हैं और बीच-बीच में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है तो आपको पता होगा और एक बार में इसका सही उत्तर आप दे दोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर मैं चाहता हूँ आप सब जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग सेशंस को अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, है ना। तो चलिए, अगर हम बात करें हु इज एसोसिएटेड विद द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, बताइए निकट विकास क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को मैंने कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको। और इसका ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगॉस्की, हावर्ड गार्डनर और जेरोम ब्रूनर। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद से कर पाते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमें किसी की मदद मिले तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। होता है ना? ऐसा कई बार होता है कि कोई आपको पुश कर दे, कोई थोड़ा-सा हेल्प कर दे आपको, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई चीज़ कर पाते हैं, जो कि इंडिविजुअली अपने दम पे आप नहीं कर पाते हैं उतने अच्छे तरीके से। तो आपको एक मोर नॉलेजेबल अदर या एमकेओ चाहिए, है ना? ये एक ऐसे मतलब ये कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेंशन्ड है, ये दिए गए कॉन्सेप्ट्स अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। तो मोर नॉलेजेबल अदर या एमकेओ की मदद से ये आपके टीचर हो सकते हैं, ये आपके सहपाठी या पीयर हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके गार्डियन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से आप ज़्यादा बेहतर जो है परफ़ॉर्म कर पाते हैं, है ना? एमकेओ की मदद से आप ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर पाते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि खुद के दम पे ये वाला घेरा है, यहाँ तक आप सीमित हो, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम ये कर सकते हैं, जो बाहर वाला घेरा है, यहाँ तक। तो इसी ज़ोन को हम ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी इस घेरे से इस घेरे के बीच का अंतर, है ना? और अगर आपको कोई मदद करता है और उससे कुछ सीख जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, है ना? स्कैफोल्डिंग मतलब जैसे आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से आपको किसी ने थोड़ा-सा मदद किया और थोड़ा-सा पुश कर दिया, फिर आप आगे निकल गए और फिर आप अपने खुद से चलाने लगे। तो इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा, वो हो जाएगा लेव वाइगॉस्की, है ना? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगर कल का सेशन आपने अच्छे से देखा हो तो वहाँ पर हमने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात किया था। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, वोल्केनो जो है इसको मापने के लिए एक वीईआई होता है ना? अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो देखो, वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स, है ना? और सुनामी जो है इसको, ये जो है रिक्टर स्केल पे आप इसको माप सकते हो क्योंकि सुनामी भी अर्थक्वेक से ही आता है। अगर भूकंप आता है पानी के अंदर तो उससे ही सुनामी फिर समुद्र में आ जाता है। और साइक्लोन मापने के लिए या तो आप हवा की स्पीड माप सकते हो, और हवा की स्पीड मापने के लिए सैफिर सिम्पसन स्केल वगैरह होता है। तो ये जो है इतना डिटेल में आप समझ जाइए। और लेव वाइगोस्की के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही जोर डाला था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे। ये एक डिफरेंस होता है जो लर्नर इंडिपेंडेंटली खुद से क्या अचीव कर सकते हैं और उनको गाइडेंस मिले तो क्या अचीव कर सकते हैं, इनके बीच में। तो देखिए, लर्नर ये वाला सर्कल जो है ये खुद से अचीव करते हैं, है ना। और ये जो बाहरी सर्कल है यहाँ तक वो पहुँच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस। तो ये जो है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इन दोनों के बीच का गैप। जीन पियाजे के बारे में बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए थे इन्होंने, है ना। आपने नाम सुना होगा कि
सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो जीन पियाजे ने दिए थे। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपने पढ़ा होगा, है ना, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत शायद उसको कहते हैं हम, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और जेरोम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग और डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर फोकस किया था। जो ये स्कैफोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ओके, तो वाइगॉस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेज ऑन, आपको क्या लगेगा, क्या इसका सही उत्तर है, क्या लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और ये बात हो रहा है सतत विकास के बारे में, तो इनका फोकस किस चीज़ पे होता है? पहला है तत्काल औद्योगिक विकास या इमीडिएट इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। दूसरा ऑप्शन है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन विदाउट हिंडरिंग डेवलपमेंट, या विकास को बाधित किए बिना पर्यावरण संरक्षण। तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक प्रोग्रेस ओवर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, यानी पर्यावरणीय चिंताओं पर आर्थिक प्रगति। और चौथा ऑप्शन है रिड्यूसिंग ह्यूमन नीड्स टू प्रिजर्व नेचर, यानी प्रकृति को संरक्षित करने के लिए मानव आवश्यकताओं को कम करना। बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइए, और मैं एक एक ऑप्शन डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। पहले ऑप्शन के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इमीडिएटली जो है और ज़्यादा बढ़ाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इमीडिएट इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कोई लेन देन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करता है इमीडिएट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस, सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप समझ लीजिए बैलेंस। आपको बैलेंस करना है, आपको डेवलपमेंट भी करना है और साथ ही साथ एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है रिसोर्सेज को, बहुत ओवर यूज भी नहीं करना है रिसोर्सेज को, है ना। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन विदाउट हिंडरिंग डेवलपमेंट, यानी आप कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बैलेंस भी कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करने के लिए। और इसी के लिए एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल्स और 169 टारगेट जो 2015 में लाया गया था और 2030 तक का टारगेट है, जिसमें हम अलग अलग गोल्स के बारे में बात करते हैं, उनको भी इसीलिए लाया गया था ताकि हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर सकें, जो एक सक्सेसर है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, जो उसमें 8 गोल्स थे, सन 2000 में ये आया था। और ये उतने व्यापक नहीं थे, इनकी व्यापकता को बढ़ाया गया विद द सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आपको एक ही क्वेश्चन में समझने को मिलते हैं। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, ताकि कोई नया लर्नर भी अगर जुड़े तो उनको पता चले कि हाँ ये क्लास जो है इसकी क्वालिटी क्या है। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। विकास को बाधित किए बिना अगर पर्यावरण संरक्षण आप कर रहे हो, कोई भी डेवलपमेंट भी आपकी नहीं रुक रही है और आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी कर ले रहे हो, तो इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन्वायरमेंटल कंसर्न के को ध्यान दिए बिना आप आर्थिक प्रगति पे लगे हुए हो, तो ये तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। और ह्यूमन नीड्स को रिड्यूस करना, देखिए ये एक्सट्रीम अप्रोच हो जाएगा। अपने ज़रूरतों को आप अगर रोकने लगो नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, तो एक्सट्रीम अप्रोच हो जाएगा। जंगल नहीं आपको चारों तरफ चाहिए, आपको चाहिए कि हाँ ह्यूमन्स भी ठीक से रहें और जंगल भी बने रहें, है ना। तो ये कहीं न कहीं सस्टेनेबिलिटी गोल से ये भी नहीं यहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, निम्नलिखित में से किस गैस का ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें इन चारों में से, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है ना। मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस। तो अगर मोस्ट अबंडेंट पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसका जो GWP है वो कम है इनके मुकाबले जो इसमें दिए हुए हैं। तो GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन बनाने का सही उत्तर? जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, पहले भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है मीथेन, है ना। तो अगर हम मीथेन के बारे में बात करें, CH4 के बारे में बात करें, तो ये इसका GWP जो है वो CO2 से ज़्यादा होता है। यानी अगर मैं CO2 को यहाँ रखूँ तो मीथेन का कहीं ना कहीं GWP इससे ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन फिर भी दूसरों से कम होता है, इसलिए मीथेन भी नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये मीथेन से भी ज़्यादा होता है इसका GWP या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड्स में बहुत सारे हो सकते हैं, N2O, है ना, N2O होता है, एन मतलब NOx कर सकते हैं हम इसको, यानी और भी दूसरे दूसरे होते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो, और इसके बाद आता है हमारा जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लगता है, वो होगा SF6, जिसे हम कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। हेक्सा मतलब 6, तो हेक्साफ्लोराइड।
इसका हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है और CO2 से 1000 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम देखें तो CO2 CH4 CO2 से ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा और इसका सबसे ज़्यादा होगा। लगभग 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है CO2 से इसका GWP ज़्यादा। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इनमें से हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाला जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसका पावर है वो होगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, है ना। और मोस्ट अबंडेंट अलग होता है, अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो डी ऑप्शन होगा। आई होप कि आपको ये यूनिक क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों और हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो। अब हम आ चुके हैं अपने इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन तक। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंसिडर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आगे तैयारी और आगे बढ़ सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके के क्वेश्चंस और ज़्यादा बेहतर तरीके के डिस्कशन कर सकें, है ना। और आप ऐसे ही अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है, आप कांटेक्ट करके और क्रैश कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड इन, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है IISc जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं अभी नए पैटर्न के हिसाब से, और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। ये एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये बेंगलुरु कर्नाटका में जो है वहाँ पर ये स्थित है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, रिसर्च के क्षेत्र में ये बहुत आगे है और ग्लोबल रैंकिंग भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोमिनेंस जो है उनमें से एक है ये। तो चेन्नई जो है ये नहीं होगा, मुंबई नहीं होगा, हैदराबाद नहीं होगा, जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बेंगलुरु होगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और इसी के साथ आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन एंड होता है और आपने बहुत कुछ सीखा समझा होगा। मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस जो सही हैं वो दिए हुए हैं। आपको ये PDF हमारे ज्ञानश्री चैनल पर रोज़ रात 10 बजे मिल जाती है, यानी डेली सेशन वहाँ पे अपलोड हो जाता है। 10 बजे PDF आपको मिल जाता है। कोई भी अगर दूसरे डाउट है तो हमारा एक स्पेसिफिक डाउट ग्रुप बना हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्टली 1 to 1 हमसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, कोई भी चीज़, तो बिल्कुल जो है वहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये ग्रुप फोकस्ड ग्रुप है तो इसलिए ओपन ग्रुप नहीं है, आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। वो ग्रुप के लिए आपको इन्विटेशन चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वहाँ पर जो है आप इन्वाइटेड हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं और वो भी जिसको जब डाउट होता है तो वो पूछ लेता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के साथ मैं आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर पाया हूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।